हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम आ चुके हैं अपने पार्लियामेंट के पार्ट 3 के साथ। यहाँ पे हमने पार्लियामेंट में जितना भी स्पीकर से पहले जितना भी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में दिया गया है, मैंने सभी को टॉपिक्स आपके कवर करा दिए हैं। आज हम स्पीकर के टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियोस जो है हम रोज़ के बेसिस पर लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स जो है जल्द से जल्द कवर हो जाए। यहाँ पे मैं आप सभी को गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपका बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पूरा पॉलिटी जो है कवर करा दूँगी। आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा पॉलिटी में, जहाँ पे हर साल पेपर में 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। आपके सभी जो है इन वीडियोस के थ्रू जो है कवर हो जाएंगे। आपको रोज़ के बस अपने 10 से 15 मिनट देने हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मैं 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना नहीं रही हूँ। अगर आप 1.5x या फिर 2x के ऊपर चला के अपनी वीडियोज़ को देखते तो आप 10 से 15 मिनट बस रोज़ लगा कर अपने इस साल के प्रीलिम्स के लिए अपना पॉलिटी का सेक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीकर के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकर के इलेक्शन और टेन्योर के बारे में। द स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। देखिए सबसे पहली बात ये है कि स्पीकर जो है वो अपने ही मेंबर्स में से, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक पर्सन को स्पीकर बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि राज्यसभा के मेंबर को स्पीकर बना दिया जाएगा या किसी आउटसाइड पर्सन को लाया जाएगा। कोई पर्सन जो है हाउस का मेंबर होना चाहिए स्पीकर बनने के लिए। एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग, जितनी जल्द से जल्द हो सकता है। कोई नया हाउस बना है, सपोज करिए 2024 में इलेक्शंस हुए, जब हाउस की फ़र्स्ट मीटिंग हुई उसी टाइम पे ट्राई किया जाता है कि इसकी फ़र्स्ट मीटिंग के बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो सके स्पीकर के ऑफिस को भर दिया जाए, ये पता चल जाए कि हमारे हाउस में यहाँ पे स्पीकर कौन रहेगा। Whenever the office of speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another speaker to fill the vacancy. The date of election of speaker is fixed by president। देखिए यहाँ पे जो स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन की डेट होती है ना, वो प्रेसिडेंट फिक्स कर सकते हैं। ये जो है ना 2022 के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा गया था कि इनके इलेक्शन की डेट जो है कौन फिक्स करता है। इनके इलेक्शन की डेट यहाँ पे प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। ये मैं यहाँ पे कितना एक्सप्लिसिटली ये सब चीज़ें जो है पेपर यहाँ पे हमारी पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में लिखी गई है, जो सब मैं यहाँ पे आपको पूरा कवर करा रही हूँ ये। और देखिए ये वीडियोस के थ्रू कवर करने का एक फ़ायदा और क्या होगा, मैं आपको स्पेसिफिकली बताती जा रही हूँ आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और कौन से एरिया फोकस करने लायक नहीं है। क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो आपके मेंस के लिए काम की है, तो अगर आप उसको भी कवर करेंगे ना तो आपका अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा। ये जो है बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स है। यहाँ पे आपको सारा वही कंटेंट दिया जाएगा जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे छाट कर लेकर आई हूँ लक्ष्मीकांत से निकाल के वो सब चीज़ें जो बस आपकी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगी। अब देखिए यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। जब तक लोकसभा रहता है तब तक स्पीकर का भी ऑफिस रहता है। मानिए जनरली लोकसभा का टर्म जो है 5 साल के लिए रहता है, तो तब तक स्पीकर भी ऑफिस में रहेंगे। अगर इन केस लोकसभा पहले डिसॉल्व कर दी गई है तो उस टाइम पे स्पीकर का ऑफिस भी डिसॉल्व हो जाता है। हाउएवर ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन 3 केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनको अपना ऑफिस पहले छोड़ना पड़े। इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कि मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहे हैं किसी भी वजह से। ये हमने पहले भी देखा था, इनकी फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि इनको मेंबर ऑफ लोकसभा होना पड़ेगा। इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्यूटी स्पीकर, इन्होंने खुद रेजिग्नेशन अपना हैंड ओवर कर दिया है। अब देखिए इस स्टेटमेंट से हमें ये बात पता चलती है कि स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। आपको इन सब चीज़ों को भी याद रखना कि कौन अपना रेजिग्नेशन किसको दे रहा है। जैसे हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखा था कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। सिमिलरली स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। पेपर में आपको ये बोल के कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि स्पीकर जो है क्या वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, क्योंकि जनरली सभी लोग जो है रेजिग्नेशन अपने प्रेसिडेंट को देते हैं, बट स्पीकर के केस में ऐसा नहीं होता। स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन जाके वाइस प्रेसिडेंट को, सॉरी डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। If he is removed by a resolution passed by a majority of all the other members of Lok Sabha, such a resolution can be moved only by giving 14 days advance notice। देखिए अगर इनके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन मूव किया गया है
वो भी इनको जो है मेजॉरिटी ऑफ हाउस से हटाया गया है। और इनको जो है इस रेजोल्यूशन के लिए 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ये सेम चीज़ जो हमने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भी देखी थी कि प्रेसिडेंट को भी 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। सेम चीज़ जो है स्पीकर के केस में भी है कि इनको हमें एडवांस नोटिस देना पड़ेगा अगर हमें इनके अगेंस्ट कोई मोशन लॉन्च करना है हाउस में इनके रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे ये हमने तीनों ही कंडीशंस देख ली हैं कि किन किन केसेस में स्पीकर का ऑफिस जो है वेकेट हो सकता है। अब आ जाता है व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग। जब रेजोल्यूशन इनके अगेंस्ट चल रहा है हाउस में इनके रिमूवल के लिए, उस टाइम पे ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते, दो ही मे बी प्रेजेंट। हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दो नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट। देखिए अब ऐसे केस में क्या होगा, ये यहाँ पे हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आके हाउस में बोल भी सकते हैं। जब हाउस में वोटिंग और हो रही होगी इनके रिमूवल के लिए, उस केस में ये भी वोट कर सकते हैं। बट अगर वोट्स इक्वालिटी पर आ गए, आप मानिए कि अगर 500 मेंबर्स ने उस दिन वोट किया है, कि अगर 250 वोट आ गए, तो अब जो एक टाई ब्रेकर जो वोट होता है ना, अब वो स्पीकर को नहीं मिलेगा। वरना जनरली क्या होता है, जो कास्टिंग वोट होता है, जो इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में जो वोट पड़ता है उसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। वो कास्टिंग वोट हाउस में स्पीकर के पास होता है कि अगर इक्वालिटी हो गई इस तरीके से कि दोनों ही साइड येस और नो दोनों में 250 वोट पड़ गए, तो स्पीकर का वोट जो है फाइनल डिसीजन ले लेता है। बट जब स्पीकर के ही अगेंस्ट मोशन चल रहा है, तो स्पीकर इस तरीके का एक फाइनल कास्टिंग नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। It should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। देखिए एक चीज़ और होती है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है उस टाइम पे ये नहीं होता कि स्पीकर वेकेट करेंगे। स्पीकर का हाउस ऑफिस जो है खाली नहीं रहेगा जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता हाउस में। जब नया हाउस फॉर्म होगा, जैसे कि 2024 में जब लोकसभा डिसॉल्व हुई, उस टाइम पे जो हमारे स्पीकर थे ओम बिरला जी, ये नहीं था कि वो भी अपना ऑफिस छोड़ देंगे। फिर जब नया यहाँ पे हाउस हुआ असेंबल मई 2024 में, उस टाइम पे जब तक नया स्पीकर यहाँ पे इलेक्ट नहीं होगा तब तक पुराना स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डेराइव्स इट्स पावर एंड ड्यूटी फ्रॉम 3 सोर्सेज। स्पीकर अपनी इनको पावर कहाँ कहाँ से मिलती है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इनको पावर मिलती है। दूसरा जो है इनको पावर जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर से मिलती है। तीसरा जो है इनको पावर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से मिलती है। ये 3 सोर्सेज है जिन्होंने स्पीकर को अलग अलग तरीके से पावर दिया है। तो अब हम देखते हैं इनकी पावर्स और ड्यूटीज़ इनकी क्या क्या है। ही मेंटेन्स ऑर्डर्स एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग। देखिए हमें पता ही है वो स्पीकर ही होते हैं जो हाउस में ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करते हैं। कभी भी आपने लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी टीवी पे, तो आपने देखा होगा स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर कब बोलेगा, कितनी देर के लिए बोलेगा, कौन सा मोशन चलेगा। तो एक तरीके से हाउस में ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करने का काम करते हैं। He is the final interpreter of Constitution of India, rules of procedure and parliamentary convention within the house। अगर पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर इन 3 चीज़ों को लेके कोई भी डाउट होता है तो उसमें फाइनल डिसीजन जो है स्पीकर लेते हैं यहाँ पे। He adjourns the house or suspends the meetings in absence of quorum। अगर हाउस में कोरम नहीं है, जो कि हमें पता है कि 1/10 मेंबर होने ज़रूरी है हाउस की मीटिंग होने के लिए, तो उस केस में जो है यहाँ पे मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं। ही डज़ नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए जनरली क्या होता है, स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। देखिए जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, सपोज करिए कि 500 मेंबर्स ने वोट किया, अब अगर 250 वोट हो चुके हैं, अब तो ये टाई हो चुका है। अब यहाँ पे कास्टिंग वोट मतलब जो टाई ब्रेकर वोट होता है वो पड़ता है स्पीकर का, तो वो स्पीकर डालेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे अपना एक वोट डाल दिया। जनरली यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो वोट पड़े हैं, यहाँ पे स्पीकर का वोट नहीं होगा। द स्पीकर इज बट in other words, only when the house is divided equally on any question, the speaker is entitled to vote. Such a vote is called casting vote and the purpose is to resolve a deadlock। जो डेडलॉक यहाँ पे पड़ा है, बट अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि स्पीकर के रिमूवल के टाइम पे इनको यहाँ पे कास्टिंग वोट नहीं दिया जाता है, और ये जो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट होता है स्पीकर बस तब वोट कर सकते हैं। जब स्पीकर के रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तो वोट का प्रोसीजर पूरा उल्टा हो जाता है जो जनरल
टाइम पे होता है। जनरली क्या होता है कि स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, वो कास्टिंग वोट डालते हैं। बट जब उनके अगेंस्ट मोशन चल रहा है उनके रिमूवल के लिए, उस टाइम पे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, बट वो कास्टिंग वोट नहीं डालते हैं यहाँ पे। आपको इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में आपको इन सब चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। He presides over a joint sitting of two houses of the parliament. Such a sitting is summoned by the president to settle a deadlock between the two houses on a bill. ये एक जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सकते हैं ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, कभी कभी किन्हीं कुछ केसेस के ऊपर दोनों हाउस में जो है एक तरीके से सहमति नहीं बन पा रही होती है किसी बिल को लेके, तो उस केस में जो है जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। जॉइंट सिटिंग को समन करने का काम, दैट इज़ बुलाने का काम, प्रेसिडेंट करते हैं, और जो उस मीटिंग को जो हेड करते हैं वो हेड आके यहाँ पे स्पीकर करते हैं। पेपर में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि जॉइंट सिटिंग को हेड जो है क्या वो चेयरपर्सन करते हैं? नहीं जी, जॉइंट सिटिंग को हेड करने का काम जो होता है वो स्पीकर का होता है। He can allow a secret sitting in the house at the request of leader of the house. Leader of the house generally प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई और मिनिस्टर भी हो सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद बोले तो किसी और मिनिस्टर को भी लीडर ऑफ द हाउस बना सकते हैं, बट जनरली प्राइम मिनिस्टर खुद लीडर ऑफ द हाउस की पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो ये सीक्रेट सिटिंग बुला सकते हैं जब पीएम इनको बोले कि आप सीक्रेट सिटिंग बुलाइए। सॉरी, पीएम ने जब लीडर ऑफ द हाउस बोले, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो है यहाँ पे पीएम के अलावा भी कोई और हो सकता है। व्हेन द हाउस सिट्स इन सीक्रेट, नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द कैबिन, लॉबी और गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर के पास पूरा होल्ड आ जाता है कि यहाँ पे जो है कि कोई और मेंबर जो है ना बैठे, और अगर किसी को बैठना है तो उसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पे स्पीकर से। He decides whether a bill is money bill or not and his decision on this question is final. देखिए, मनी बिल का हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब ऐसा कोई कन्फ्यूजन होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो उस टाइम पे स्पीकर का डिसीजन जो होता है वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, द स्पीकर एंडोर्सेज ऑन द बिल हिज सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ मनी बिल। स्पीकर को एंडोर्स करना पड़ता है कि ये मनी बिल है। He decides the question of disqualification of members of Lok Sabha arising on the grounds of defection. एक grounds of defection वाला मैंने कल आपको disqualification बता दिया था, जहाँ पे स्पीकर डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे स्पीकर का डिसीजन होता है एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस केस में, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में। ही एक्ट्स इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है दैट इज़ अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप में कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक तरीके से एक लिंक की तरह काम करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट एंड वर्ल्ड के अलग अलग पार्लियामेंट्स, ये एक तरीके से यहाँ पे देखते रहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड के पार्लियामेंट्स में क्या चल रहा है, इससे हमारे भी पार्लियामेंट में हमको चेंजेस ला सकते हैं। तो उसकी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये, क्योंकि स्पीकर है तो इसलिए अपने आप इस ग्रुप के भी चेयरमैन बन जाएंगे, इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप के। ही एक्ट्स इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, जैसे कि आप मान लीजिए कि उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव बॉडी है, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव बॉडी है, इन सब के भी स्पीकर्स होते हैं। अगर इन सब की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की कोई मीटिंग होती है तो उसको भी जो हेड करते हैं वो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ही करते हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोक सभा एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। देखिए, हम आगे जाके पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को पढ़ेंगे। हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उन सबको सुपरवाइज करने का काम जो होता है यहाँ पे बेसिकली स्पीकर का ही होता है, और उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट जो है यहाँ पे स्पीकर ही करते हैं। और ये खुद भी 2 से 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन होते हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है। इन तीनों कमिटीज़ को हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये कमिटीज़ को भी पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कौन किस कमेटी का चेयरमैन होता है। तो स्पीकर जो होते हैं वो इन तीनों ही कमिटीज़ के चेयरमैन होते हैं, दैट इज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। अब स्पीकर के ऑफिस में क्या होता है ना, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि स्पीकर जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट ना करे अपने ऑफिस में। तो उसके लिए कुछ रूल्स को बनाया गया है, जैसे कि ही इज़ प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर।
कि इनको ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता। अगर इनको हटाना है तो हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से जो है इनका रिमूवल प्रोसीजर जो है पास होना चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं चलेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से इनका जो है यहाँ पे रिमूवल प्रोसीजर पास होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया ताकि कोई भी जो है एक तरीके से ना डरा धमका के इनको रिमूव ना कर पाए। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेज आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, कि इनकी सैलरीज और अलाउंसेस को भी फिक्स किया जाता है। दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट। देखिए चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड का मतलब ही ये होता है कि इनके ऊपर जो है वोटिंग नहीं होती। जो भी चार्जेस मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं उनके ऊपर वोटिंग की जाती है, बट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर जो है वोटिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से इनको सैलरी की सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि ये इम्पार्शियली बिहेव करे, ताकि एक तरीके से कोई भी जो है इन्हें अपने दबाव में लाके इनसे कोई किसी भी तरीके का काम ना करा सके। हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज इन लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटैंटिव मोशन। देखिए अगर लोकसभा में भी इनके काम को डिस्कस करना है या क्रिटिसाइज करना है तो एक सब्सटैंटिव मोशन को पास, एक सब्सटैंटिव मोशन के अंडर ही इनके काम को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। हिज पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। किसी भी हाउस का किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है इनके ऊपर नहीं चलता है कि इनकी क्या पावर्स होनी चाहिए रेगुलेटिंग द बिजनेस एंड ऑर्डर के अंडर, कि किस तरीके से हाउस को मेंटेन करेंगे, हाउस के डेकोरम को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट इन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। इनकी खुद की चॉइस है कि हाउस को कैसे करके मेंटेन करना चाहते हैं। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मैंने पीछे भी बताया था। ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन इवेंट ऑफ अ टाई। दिस मेक्स द पोजिशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल, ताकि कोई भी पार्शियलिटी ना हो, इसलिए इनको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने की पावर्स नहीं दी गई हैं। ही इज़ गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ही इज़ प्लेस्ड एट 7th रैंक। देखिए अब रैंक नंबर याद रखिए, पेपर में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि स्पीकर की रैंक कौन सी है। वहाँ पे देखिए दे देंगे 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक। तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उस सब में स्पीकर की रैंक जो है 7th रैंक है। This means he has a higher rank than all cabinet ministers except the prime minister और deputy prime minister। देखिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे उन सभी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर इनको दिया जाता है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर इनसे ऊपर आते हैं और एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इनसे ऊपर आते हैं। अब हमने देखिए इस तरीके से स्पीकर को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं डिप्यूटी स्पीकर। हाउस में एक डिप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है। डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। उनके मेंबर में से ही किसी एक मेंबर को डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। मतलब डिप्यूटी स्पीकर भी किसी और हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, इनके लिए कंपलसरी है कि लोकसभा के ही मेंबर हों। ही इज़ इलेक्टेड आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज़ टेकन प्लेस। पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। आप प्लीज़ इस प्रेसिडेंस को याद रखिए। ये सब चीज़ें जो है आपको पेपर में छोटी छोटी बातें जो है कंफ्यूज कर सकती हैं। तो देखिए द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। देखिए अब आप मुझे बताइए कि स्पीकर का डेट जो है कौन फिक्स करता है। मैंने पीछे बताया था स्पीकर का डेट जो है इलेक्शन का प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, और डिप्यूटी स्पीकर का डेट जो है यहाँ पे स्पीकर फिक्स करते हैं। देखिए सब छोटी छोटी बातें प्लीज़ इन पे ध्यान रखिए। डायरेक्टली यही सब चीज़ें जो है ना आपका पेपर में -0.67 करा देंगी। When the office of deputy speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. Like the speaker, deputy speaker भी ऑफिस में रहते हैं, इनकी भी वैकेंसी की कुछ कंडीशंस है, वही 3 कंडीशंस है जो सेम कंडीशंस स्पीकर के ऑफिस की थी। बस यहाँ पे ये है कि अपना रेजिग्नेशन जो है स्पीकर को देते हैं, स्पीकर का रेजिग्नेशन जो है वो डिप्यूटी स्पीकर को जाता है। बाकी तीनों ही कंडीशन सेम है जो स्पीकर के केस में थी। द डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ अ स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज़ वेकेंट। अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर जो है इनकी स्पीकर की सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। ही ऑल्सो एक्ट्स एज द स्पीकर व्हेन द लेटेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर स्पीकर एब्सेंट है या उनका ऑफिस वेकेंट है, दोनों ही केसेस में स्पीकर यहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। इन बोथ द केसेस ही एज्यूम्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर।
ही ऑल देखिए स्पीकर की अब जितनी भी पावर्स है, सब कुछ है, सब चीज़ें डिप्यूटी स्पीकर के पास आ चुके हैं। जैसे कि हाउस को समन करना है, जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड करना है, सारी पावर्स स्पीकर के हाथ में, डिप्यूटी स्पीकर के हाथ में आ जाती है अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है या फिर वो एब्सेंट होते हैं। It should be noted here that deputy speaker is not subordinate to the speaker. He is directly responsible to the house. ये यहाँ पे सबॉर्डिनेट नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए। डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को होती है। द डिप्यूटी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज, दैट इज़ whenever he is appointed as member of a parliamentary committee, he automatically becomes its chairman. ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के जब भी ये मेंबर बनते हैं, ये अपने आप उसके चेयरमैन बन जाते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड आप याद रखिए, मैंने स्पीकर के केस में क्या बताया था कि स्पीकर 3 पार्लियामेंट्री कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, दैट इज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। इस तरीके से आप रिवाइज करते रहिए। और डिप्यूटी स्पीकर के केस में क्या होगा, डिप्यूटी स्पीकर अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनते हैं तो अपने आप ही वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है चेयरमैन बन जाते हैं, उनको अपॉइंट करने की फिर अलग से ज़रूरत नहीं होती, फिर वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। डिप्यूटी स्पीकर इज एंटाइटल टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। देखिए इनकी सैलरीज भी फिक्स्ड होती है कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, दैट इज चार्ज होती हैं। जो स्पीकर के केस में था वही सेम चीज़ डिप्यूटी स्पीकर के केस में है। ये इसलिए किया गया पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए। अप टू द 10th लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वर यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, बट सिंस 11th लोकसभा देयर हैज़ बिन कंसेंसस दैट द स्पीकर कम्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस एंड द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर गोज टू द मेन अपोजिशन। देखिए ये कन्वेंशन है, पहली बात ये है कि रूल नहीं है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है 11th लोकसभा से कि जो स्पीकर होने चाहिए वो रूलिंग पार्टी से आए और जो डिप्यूटी स्पीकर होने चाहिए वो मेन अपोजिशन पार्टी से आए। ये एक कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पेपर में आपको इसी तरीके की बातें करके कंफ्यूज किया जाएगा कि क्या ये कन्वेंशन है, क्या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। और ये सेम स्टेटमेंट जो है ना 2022 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि कितनी आसान चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली बुक में पढ़ सकते हैं, वो सब यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा रहा है। The speaker and deputy speaker while assuming their office do not make or subscribe any separate oath or affirmation। देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की कोई भी ओथ नहीं होती है। हमने प्रेसिडेंट की ओथ देखी, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ देखी, प्राइम मिनिस्टर की ओथ देखी, बट स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की कोई भी ओथ नहीं होती है, इस बात को आप याद रखिए। अब आ जाते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा इन्हें बनाया गया है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अंडर नहीं बनाया गया है, रूल्स ऑफ लोकसभा के अंडर बनाया गया है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स अ मेंबर अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। देखिए स्पीकर जो है वो यहाँ पे खुद ही नॉमिनेट करते हैं 10 लोगों को, मतलब मैक्सिमम 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हैं तो उस टाइम पे इनमें से, इन 10 मेंबर्स में से कोई भी आकर यहाँ पे हाउस को प्रिसाइड कर सकता है और इन मेंबर्स को नॉमिनेट स्पीकर खुद करते हैं। रूल्स ऑफ लोकसभा के अंडर ये प्रोविजन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं दिया गया है। ही हैज़ द सेम पावर्स एज अ स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग। इनकी पावर्स होती है, जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से जो भी मेंबर आके प्रिसाइड करेगा उसकी पावर सेम होगी। He holds office until a new panel of chairperson is nominated. When a member of panel or chairperson is also not present, any other person as determined by the House Act। अब सपोज करिए इन्होंने जो पैनल पूरा इलेक्ट किया है, तो सॉरी नॉमिनेट किया है, जहाँ पे मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, अगर उनमें से भी कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है या उसका पोजीशन जो है वेकेंट है, तो स्पीकर जो है उस टाइम पे किसी को भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप आके प्रिसाइड करिए हाउस के ऊपर। इट मस्ट बी एम्फसाइज हियर दैट अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट। देखिए ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं ना तभी प्रिसाइड कर सकते हैं जब ऑफिस ऑफ स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो है यहाँ पे वेकेंट, एब्सेंट है। अगर वो वेकेंट होती है ना, वेकेंट मतलब
कि इनकी पोजीशन खाली है, पता ही नहीं है कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर कौन है। एब्सेंट का मतलब कि हमें पता है कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर कौन है, वो अभी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर इनका ऑफिस वेकेंट है स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का, उस टाइम पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है कोई आके हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते, वो बस तब प्रिसाइड कर सकते हैं जब इनका पोजीशन यहाँ पे एब्सेंट होगा। ड्यूरिंग सच टाइम द स्पीकर्स ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर्स एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को जो है अपॉइंट कर सकते हैं कि आप आइए और आके प्रिसाइड करिए, जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों का ही ऑफिस वेकेंट है। देखिए मैं इतना स्ट्रेस इस सब पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को, जो लोग फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत को यहाँ से सुन रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट अगर आप पूरा ठीक से करेंगे, आप बार बार वीडियोस को रिपीट पे सुनेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का कन्फ्यूजन जो है 2 से 3 रिपीटेशंस के बाद दूर होने लगेगा। अब देखिए अगला टर्म आ जाता है स्पीकर प्रो टर्म। स्पीकर प्रो टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए जब हमारा हाउस जो है यहाँ पे डिसॉल्व हुआ, जैसे कि 2024 का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब 2024 में जब मई में दूसरा हाउस यहाँ पे बना, उस टाइम पे फर्स्ट डे पर ही जो है ना, जो पुराने स्पीकर थे, सपोज यहाँ पे ओम बिरला थे, वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे और एक टेम्पररी टाइम के लिए नया स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, दैट इज स्पीकर प्रो टर्म। ये टेम्पररी स्पीकर है हाउस के, ताकि सभी मेंबर्स को यहाँ पे ओथ दिला पाएं एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात यही आ गई कि इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, स्पीकर प्रो टर्म की पोजीशन को। आप प्लीज़ बहुत फोकस दीजिए कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूपीएससी हर साल इससे सवाल बनाता है। द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रो टर्म। यहाँ पे स्पीकर प्रो टर्म को अपॉइंट कौन कर रहा है, स्पीकर प्रो टर्म को जो है यहाँ पे अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्पीकर प्रो टर्म को अपॉइंट। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर दिस। जो भी हाउस में सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उन्हें स्पीकर प्रो टर्म के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट आके अपॉइंट कर देते हैं। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ अपॉइंट एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रो टर्म। देखिए अभी तक हमने देखा था कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के लिए कोई भी ओथ नहीं होती है, बट जो स्पीकर प्रो टर्म होते हैं उनके लिए ओथ होती है। स्पीकर प्रो टर्म को ओथ दिलाई जाती है और प्रेसिडेंट खुद इनको ओथ दिलाते हैं, और ये परमानेंट स्पीकर नहीं होते, इनको बस कुछ टेम्पररी टाइम के लिए 10 से 15 दिन के लिए स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। द स्पीकर प्रो टर्म हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। He presides over the first sitting of the newly elected Lok Sabha. His main duty is to administer oath to the new members. ये administer कराते हैं oath को। He also enables the house to elect the new speaker. When the new speaker is elected by the house, the office of speaker pro tem ceases to exist. Hence, his office is temporary, existing for only for a few days. जो चीज़ मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। ठीक है गाइज, अब जैसे कि आज की वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हमें स्पीकर प्रो टर्म पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर प्रो टर्म पूरा बता दिया। अब हम कल की वीडियो में आके अपने राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे।